Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of October 2020. 31 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. सो अभी एक घंटे के बाद हम लगभग सी सैट की सीरीज स्टार्ट कर देंगे. सो यू कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग दैट फॉर दैट. क्लासेस जो है वो 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होंगी. 10 नवंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी उसमें. और लगभग 40 से 50 क्लासेस का कोर्स रहेगा. अगेन दैट विल बी अ कोर्स ऑफ 40 to 50 क्लासेस. एंड उसमें फिर आपका पूरा सी सैट जो भी है प्रैक्टिस, पुराने सालों के क्वेश्चन, ये सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे. कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं होगा. उससे मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट होगा. तो ज्वाइन करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के अंदर हम पोस्ट करेंगे. सो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट आज के क्वेश्चंस पहले आपको दिखा देता हूं मैं. पहला सवाल जो हमने पूछा है वो है रिगार्डिंग द इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विल बी डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. इनमें से कहां पे इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप होगा? ऑप्शंस आर ए गोवा, बी बिहार, सी असम या डी वेस्ट बंगाल. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी असम. असम करेक्ट आंसर है जहां पे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप होगा. दूसरा सवाल था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयुष्मान सहकर स्कीम. तो आयुष्मान सहकर स्कीम के रिगार्डिंग ऑप्शंस कौन कौन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है इट इज अ स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. दूसरा है द स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% टू वुमेन. तीसरा इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. अब आपको बताना इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 1, 2 and 3. तीनों ही सही हैं स्टेटमेंट्स. तो 1, 2 and 3 विल बी द आंसर. पढ़ाया हुआ है मैंने आपको. थर्ड क्वेश्चन है ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन. ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन में से किससे रिलेटेड? ऑप्शंस आर SOx रिडक्शन, सेकंड इज NOx रिडक्शन, फ्लाई ऐश रिमूवल या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम. तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है फ्लाई ऐश रिमूवल होना चाहिए. ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन जो है वो फ्लाई ऐश रिमूवल से रिलेटेड. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, मैप ऑफ द डे की एक्सरसाइज देखते हैं. तो कल भी मैंने आपको कहा था कि कल सिंस मैंने आपको टर्की का पॉलिटिकल मैप बताया था, तो आज मैं आपको टर्की का फिजिकल मैप बताऊंगा. ओके, जो वहाँ पे चीज़ें लोकेटेड हैं आसपास, या वाटर बॉडी है या कोई माउंटेन रेंजेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे इसमें. तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये मैप ऑफ द डे में टर्की बीच में दिख रहा है. अंकारा उसकी कैपिटल दिख रही है आपको. उसमें फेमस जगह जैसे बुरसा हो गया, इजमीर हो गया, अडाना हो गया, अंटाल्या हो गया, इसकी फेमस जगहें हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो ऊपर, सबसे ऊपर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये है कोरोग्लू माउंटेन्स. कोरोग्लू माउंटेन्स. तो अगर आपसे कोई पूछता है कोरोग्लू माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ये आपका टर्की में है. फिर अब इंपॉर्टेंट एक टर्म टर्की के लिए यूज होता है एनाटोलियन प्लेट्यू. एनाटोलियन प्लेट्यू टर्की के लिए यूज ही होता है, तो एनाटोलियन प्लेट्यू भी यहीं पे लोकेटेड है. फिर टॉरस माउंटेन्स, कोई नीचे लिखा ना ये ग्रीन में टॉरस माउंटेन्स, तो टॉरस माउंटेन्स भी यहाँ लोकेटेड है. ठीक. इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पॉन्टिक माउंटेन्स, पॉन्टिक माउंटेन्स आर हेयर. पॉन्टिक माउंटेन्स भी लोकेटेड है यहाँ पर. और ये एक देखो रिवर है जो कि वैसे तो ये मेजर ईरान की रिवर थी, टिग्रिस यूफ्रेट्स. इराक की ये ईरान की रिवर है, इराक की रिवर है. और यहाँ पे दिख रही है आपको. और ईस्टर्न टॉरस दिख रहा होगा आपको. ईस्टर्न टॉरस इधर साइड टर्की के थोड़ा सा आप अगर ईस्ट पार्ट में जाएंगे तो ईस्टर्न टॉरस मिलेगा. वहीं पे लेक वान भी मिलेगी, देखो लेक वान भी लिखा हुआ है. फिर पॉन्टिक माउंटेन्स याद रखना, कोरोग्लू माउंटेन्स याद रखना, एनाटोलियन प्लेट्यू याद रखना, टॉरस माउंटेन्स याद रखना. और इधर वाटर बॉडी में देखो, इधर मेडिटेरेनियन नीचे है, इधर साइड एजियन सी, जस्ट एजियन सी इधर लगा हुआ, सी ऑफ क्रीट एजियन सी के नीचे. ऊपर देखो टर्की और उधर साइड यूरोप से बाकी पार्ट से जो वहाँ बीच में डार्डेनल्स स्ट्रेट आता है. फिर इधर साइड सी ऑफ मार्मरा आता है, देन बॉस्फोरस स्ट्रेट. इसका ऑर्डर भी याद रखना, ये डार्डेनल सबसे वेस्ट मोस्ट डार्डेनल्स है, फिर बीच में सी ऑफ मार्मरा है, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट है ईस्ट में. ठीक है ना. तो वेस्ट साइड में डार्डेनल्स, फिर बीच में मार्मरा, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट. तो ऑर्डर ये याद रखना, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अगर आपसे पूछ लेता है कोई, तो ये डार्डेनल्स स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा और आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट के तीनों के लोकेशन जरूर याद होने चाहिए. एटलीस्ट पता तो होना ही चाहिए कि ये कहाँ पर है, क्या है. ठीक है ना. तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर. और फिर यहाँ पे आपको किजिल इरमक रिवर दिख रही होगी. किजिल इरमक रिवर
एंड सकरिया रिवर भी ऊपर आपको दिख रही होगी, है ना। लेक टूज यहाँ पर है, और इस्तांबुल भी बहुत फेमस प्लेस है यहाँ पे जो कि लोकेटेड है। तो इस तरीके से ये मैप आपको दिखा। दूसरा भी मैप मैंने ये टर्की का ही लिया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉन्टिक माउंटेन्स दिखाना था कि पॉन्टिक माउंटेन्स किस तरीके से फैले हुए हैं। और यहाँ पे जो इसका ईस्ट वाला पोर्शन है उसको आर्मेनियन हाईलैंड्स बोलते हैं। आर्मेनियन हाईलैंड्स वाला पोर्शन है, देखो टर्की से जस्ट जुड़ा हुआ इधर आर्मेनियन हाईलैंड्स ही था, क्योंकि आपको पता है ना कि आर्मेनिया भी इसको बॉर्डर टच करती है। कल मैंने आपको पॉलिटिकल में बताया था कि आर्मेनिया जो है, अजरबैजान जो है, सीरिया है, ये सब इसको बॉर्डर शेयर करते हैं टर्की के साथ, ठीक है ना। लेक वान भी पूरा इधर साइड ही है आपका, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और फिर यहाँ पे यूफ्रेट्स है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। फिर टॉरस माउंटेन दिखाई दिया मैंने आपको, टॉरस माउंटेन्स यहाँ पे दिखाया। फिर ऊपर बॉस्फोरस दिख लिया, सी ऑफ मार्मरा एंड डार्डेनल्स देखा, इधर साइड एजियन सी देखो। तो ये वाटर बॉडीज इसी तरीके से उसमें रहती है मूवमेंट। अगर आप सर्कल में देखें तो देखो नीचे जहाँ पर मेडिटेरेनियन है वहाँ पे ऊपर गल्फ ऑफ अंटालिया भी दिख रहा हो। गल्फ ऑफ अंटालिया लिख रहा है, गल्फ ऑफ अंटालिया बोलते हैं उसको। तो मेडिटेरेनियन, गल्फ ऑफ अंटालिया, सी ऑफ क्रेट, इधर साइड सी ऑफ क्रेट आ गया, और इधर एजियन सी आ गया। जस्ट पूरा अगर वेस्ट वर्ल्ड देखोगे तो एजियन सी है, मतलब कि जस्ट बाउंड्री खत्म जहाँ होती है वेस्ट वर्ल्ड टर्की की, वहाँ पे एजियन सी है। फिर उसके उधर डार्डेनल्स है, सी ऑफ मार्मरा एंड बॉस्फोरस है। तो दिस इज द मैप फॉर टर्की। आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम द फिजिकल मैप ऑफ टर्की, और आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। इंपोर्ट बैरियर्स विल नॉट बी परपीचुअल। अब ये जो न्यूज़ है क्यों आई है, बेसिकली बिकॉज अभी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, एक स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट द्वारा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसको और दूसरे सेक्टर्स में बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। दूसरे सेक्टर्स में भी बढ़ा दिया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। यहाँ पे देखो इनिशिएटिव्स लिखे हैं। Excerpts from the नीति आयोग वाइस चेयरमैन राजीव कुमार एड्रेस टू द कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने एशिया पैसिफिक कन्फेडरेशन ऑफ एशिया पैसिफिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को मतलब एड्रेस किया। वहां पे उन्होंने बताया कि इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट टू बी एक्सटेंडेड टू 9 to 10 सेक्टर्स फ्रॉम 4 एट प्रेजेंट। तो अभी प्रेजेंटली जो इंसेंटिव 4 सेक्टर्स में है केवल, उसको 9 से 10 सेक्टर्स में इंसेंटिव्स को बढ़ाना पड़ेगा। कौन से इंसेंटिव्स मैं आपको बताता हूं। प्रोडक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स वोंट बी परपीचुअल। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि वो ये कही है कि कई लोगों को ये लगता है कि अभी हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के मोड में आ गए हैं, या फिर कई लोग हमको बोलने लगे कि हम प्रोटेक्शनिज्म में आ गए हैं, क्योंकि हमने जस्ट आत्मनिर्भर भारत की बात कर ली। तो इनका ये कहना था कि आत्मनिर्भर भारत शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड लाइक कि वी विल बी ए प्रोटेक्शनिस्ट भारत। वी विल नॉट बी ए प्रोटेक्शनिस्ट भारत। आत्मनिर्भर भारत इज डिफरेंट। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बहुत कम टाइम के लिए हैं, ये परपीचुअल नहीं रहेंगे, मतलब ये हमेशा नहीं लाई करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर ये रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई है ना। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। इंडिया इज नॉट टर्निंग इनटू अ प्रोटेक्शनिस्ट और क्लोज्ड इकोनॉमी, वी आर अ ओपन इकोनॉमी। क्लियरली उनका ये कहना है कि वी आर अ ओपन इकोनॉमी, इसलिए हमको आप ये टैगिंग करना कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है या इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। जैसे आपके ऊपर मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, तो प्रोटेक्शनिस्ट नहीं, उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये टाइम बीइंग के लिए है, टाइम बीइंग के लिए इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए है, आत्मनिर्भर भारत को पुश देने के लिए है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर करने के लिए है। ये इसलिए नहीं है जितने भी इंसेंटिव बेस्ड स्कीम्स है, या ये है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें, या एक तरीके से कहना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि ओवरऑल एक क्लोज्ड इकोनॉमी बने। तो नो, वी आर वेरी मच ओपन इकोनॉमी एंड दीज आर शॉर्ट टर्म जो कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बेसिकली दैट द रीजन फॉर दैट इज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर। इंसेंटिव्स विल ऑपरेट विद इन द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रूल्स फ्रेमवर्क। तो इन्होंने कहा कि जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग रूल्स हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम WTO के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, WTO के नॉर्म्स को ही फॉलो करेंगे और ये सब जो इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ऑथर ने कही है, यहाँ पे ऑथर ने मतलब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने कही है, और इन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी अगेन, इंडिया इज अ वेरी मच ओपन इकोनॉमी। और ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है ये आत्मनिर्भर भारत के अंदर किया जा रहा है। एंड दिस विल अट्रैक्ट मोर FDI, इट विल रिपोज अवर फेथ एंड ट्रस्ट इन दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इंडिया। और ये चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इन सब लैंड लेबर है, मतलब इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके और इनको जो ड्यू बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिल सके। सो फॉर ऑल दीज रीजंस
these incentive based schemes are going on, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको नोट्स बताता हूँ, मैंने लिखा भी है नोट्स। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देखो लिखी है, द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू 8 और 9 मोर सेक्टर्स, जैसा मैंने बताया। PLI स्कीम इज एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम। जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है, वेयर इंसेंटिव्स विल बी पेड ओनली इफ द मैन्युफैक्चरर मेक्स द गुड। यहाँ पे तभी इंसेंटिव पे किए जाएंगे जब मैन्युफैक्चरर्स गुड्स बनाएगा। दिस स्कीम इज विल गिव कैश इंसेंटिव्स फॉर 5 to 7 years, 5 से 7 सालों तक कैश इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एंड ऑल द सनराइज एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आर प्रपोज टू बी कवर्ड। जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो जस्ट ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्रीज हैं और इंपॉर्टेंट जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये कैश लिस्ट ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करने की बात की जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, एडवांस केमिस्ट्री या सोलर फोटोवोल्टिक सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाना संभावित है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एंड आई होप कि इससे बेनिफिट मिले और इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस के पथ पे और आगे बढ़े। न्यू वेज कोड बार्स बोनस ऑन दोज फेसिंग सेक्स अब्यूज चार्जेस। तो अब वो लोग जो जिनके ऊपर सेक्स अब्यूज के चार्जेस भी लगे हुए होंगे या हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट का किसी भी फॉर्म से चार्ज लगा हो, तो उसको, उस व्यक्ति को जो बोनस है वो पेमेंट नहीं किया जाएगा अंडर द न्यू वेजेस एक्ट, वेज कोड। ओके, तो जो नया वेज कोड बनाया गया था, अभी आप सबको पता है कि लेबर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजर्ड्स हो, इन सब के ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट के जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का किसी भी तरीके से एलिगेशन लगा हुआ है, देन अंडर दिस वेज कोड, अंडर द वेज कोड, द गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि ही विल नॉट बी पेड द बोनस। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का एक एक्ट था, याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था 1965 का। और जो नया कोड है, जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये सारे एक्ट्स काम करना बंद कर देंगे ना, इन सबको सब्ज्यूम कर लेगा। जो कोड है बेसिकली वो सारे पुराने एक्ट्स को सब्ज्यूम करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें यह बोला गया है कि जो भी व्यक्ति होगा सेक्सुअल हरासमेंट का कन्विक्टेड, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर चार्जेस प्रूव हो जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट के, तो उसको कोई भी बोनस पे नहीं किया जाएगा। तो एज पर द लॉ, अभी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग बोनस बार्ड तभी होते हैं जब एम्प्लॉइज आर डिसमिस्ड फॉर फ्रॉड, वायलेंट कंडक्ट और थेफ्ट और सैबोटेज। तो अभी तक क्या था कि इसमें केवल फ्रॉड, वायलेंट कंडक्ट, थेफ्ट और सैबोटेज ही इंक्लूडेड था, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूडेड नहीं था। अब उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो फिर देयर विल बी नो इंस्टेंस ऑफ पेइंग बोनस टू दैट पर्सन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल, मेरे साथ आप मूव कर सकते हैं। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहां देखो एक न्यूज लिखी हुई है, मियां म्यूजियम असम कांग्रेस वॉन्स इट्स MLAs। तो यहाँ पे बेसिकली एक कल्चर के बारे में है, कल्चरल एक चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है देखो, द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन 4 चपोरीज ऑफ द स्टेट। 4 चपोरी, तो ये जो टर्म यूज किया गया है 4 चपोरी, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। 4 चपोरीज ऑफ द स्टेट। तो 4 क्या होता है, असामीज लैंग्वेज में सैंड बार का मतलब होता है। 4 इन असामीज मीन्स सैंड बार, और चपोरी जो मतलब होता है इट इज अ फ्लड प्रोन रिवर बैंक, फ्लड प्रोन रिवर बैंक। तो फ्लड प्रोन रिवर बैंक, तो 4 चपोरी बेसिकली असामीज वर्ड है जो कि यूज किया जाता है फॉर सैंड बार विच इज इन द फ्लड प्रोन रिवर बैंक। तो फ्लड प्रोन मतलब कि जिसके ऊपर फ्लड आ सके, है ना। फ्लड प्रोन ऐसा नहीं कि फ्लड रेजिस्ट और फ्लड प्रोन में डिफरेंस समझना है ना, ऐसा मत समझना कि फ्लड प्रोन का मतलब जहां बाढ़ ही ना आती हो। तो फ्लड प्रोन रिवर बैंक, ठीक है। दीज एरियाज आर एसोसिएटेड विद माइग्रेंट्स मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन हु आर व्यूड एज बांग्लादेशी। तो बेसिकली जो 4 चपोरी है वो रिलेटेड है टू द मुस्लिम्स ऑफ बंगाली ओरिजिन हु आर व्यूड एज बांग्लादेशीज इन दैट रीजन। तो 4 चपोरी याद रखेगा। 4 इन असामीज लैंग्वेज मीन्स सैंड बार, और चपोरी मीन्स अ फ्लड प्रोन रिवर बैंक। तो फ्लड प्रोन रिवर बैंक उसका मतलब होता है चपोरी का। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल। यहां पे अब जो एडिटोरियल हम देखेंगे, टाइम फॉर अ स्पॉन्ज सिटीज मिशन इन इंडिया। स्पॉन्ज सिटीज मिशन, वेरी वेरी गुड आर्टिकल रिटन अगेन। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिसेंटली, जो इंडिया का स्टेट है
इन केस ऑफ फ्लड मैनेजमेंट, जो फ्लड आए हैं जगहों पे, उनके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले ऑथर ने अभी हैदराबाद के फ्लड्स की बात की है, जहाँ पे लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जान माल दोनों का नुकसान हुआ, ठीक है ना। वीक्स तक एरिया पूरा सबमर्ज्ड रहा। इसके पहले ऑथर ने कहा है कि बेयरली 5 ईयर से, कुछ 5 साल पहले ही अभी चेन्नई में फ्लड आए थे। अभी हमने रिसेंटली बिहार में भी देखा था, मुंबई में भी हमने देखा है कि कभी भी छोटी सी बारिश आती है तो बाढ़ आने लगती है। तो ऑथर ने कहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है ना कि क्यों इतनी ज़्यादा बाढ़ और ये सब इस रीजन्स में आ रही है, सिटीज़ में क्यों प्रॉपरली वहाँ पर पानी निकलता नहीं है। तो पोट्सडैम इंस्टीट्यूट है फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी का, पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी, इसने बनाया था क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन टूल फॉर हैदराबाद। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन टूल फॉर हैदराबाद बनाया गया था इनके द्वारा। हाउएवर द हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ दैट टाइम डिड नॉट यूज इट। तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उस समय की थी उसने इसको यूज ही नहीं किया, ठीक है ना। तो पोट्सडैम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च जर्मनी ने बनाया था। देखो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ मानसून होता है या अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेन होता है, उन एरियाज में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स अगर वो लगे हैं तो उनका यूज़ किया जाए, ठीक है ना। अनप्रिडिक्टेबल मानसून को, अनप्रिडिक्टेबल जो नेचर होता है, उन सब चीज़ों को जरूर उनको कैप्चर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने देखो बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। हैदराबाद में रिकॉर्ड बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई, और केवल हैदराबाद में नहीं, इंडिया का मानसून ही पिछले 2 साल से अगर आप देखो तो वो मोर देन लॉन्ग पीरियड एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली है ना। कंसिक्वेंटली 2 साल ऐसे एक साथ मिलना जहाँ पे मोर देन 100% आपका लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल हुआ हो। ओके, तो ये जो पिछला साल था वहाँ पे तो 110% रेनफॉल हुई थी, इस बार 105% की रेनफॉल हुई है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली 2 साल ऐसे हो गए जहाँ पे लॉन्ग पीरियड एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या होता है। थोड़ा सा मैं लॉन्ग पीरियड एवरेज भी आपको बताऊंगा जरूर, ताकि आप क्लियर रहें, कंफ्यूज ना रहें। तो क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, एक 50 सालों का टाइम पीरियड होता है जो कि लिया जाता है। 1951 से 2001 तक का पीरियड अभी लिया गया है, 1951 से 2001 तक का पीरियड लिया गया है। अभी पिछले साल ही ये चेंज किया गया था। पहले 1951 से 2000 तक का टाइम पीरियड लेते थे, और तब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल निकाली गई थी, मतलब एवरेज जो रेनफॉल निकाली गई थी लॉन्ग पीरियड एवरेज की, वो थी 89 सेंटीमीटर पर पहले की। अब जो निकाली गई है, अभी जो रिसेंट चेंज किया गया है, वो 88 सेंटीमीटर का हो गया है। मतलब कि अब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप 88 सेंटीमीटर बताओगे, ना कि 89 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर आपकी लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल हो गई। अब अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल का 96 to 104% तक रेनफॉल होता है तो मतलब कि नॉर्मल मानसून आया है। नॉर्मल मानसून 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज से 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज तक नॉर्मल मानसून माना जाता है। अबव नॉर्मल मानसून माना जाता है 104% से 110% तक। तो 104% से 110% तक आपका लॉन्ग अबव नॉर्मल मानसून माना जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद इफ द एक्सेस इज मोर देन 110%, अगर 10% से 110% से ज्यादा रेनफॉल हो गई तो फिर उसको एक्सेस रेनफॉल माना जाएगा। सो दैट विल बी नोन एज द एक्सेस रेनफॉल। तो आई होप यू गॉट दिस लॉन्ग पीरियड एवरेज कंसेप्ट क्लियरली, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है, देखो बहुत सारे रीजंस बताए जाएंगे बारिश के। सबसे पहला रीजन तो आपको बारिश का ही बताया जाएगा कि अब नॉर्मल मानसून आ गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है ना। बट वॉट वी नीड टू डू इज दैट कि हमको एक तरीके से जो IMD है या ये है, इनको हमेशा टिक रखना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर कि वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है, कितनी ज्यादा बारिश की संभावना है। दिस शुड बी ऑन टिप्स। पहली चीज तो ये हमको समझना चाहिए। दूसरी चीज जो ऑथर ने बोली है वो ये बोली है कि हमको ड्रेनेज प्रॉपर रखना है। क्यों हम सिटी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, क्यों? देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फॉल्ट जो हैदराबाद के केस में हुआ वो ये हुआ कि पहले तो पानी डिस्चार्ज नहीं किया गया। अर्लियर द वाटर वॉज नॉट डिस्चार्ज ऑन टाइम। पहले तो पानी डिस्चार्ज नहीं किया गया, जैसे जो बारिश आई पानी डिस्चार्ज ही नहीं किया गया। फिर जब डिस्चार्ज किया गया तो बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में डिस्चार्ज किया गया। अर्लियर द वाटर वॉज नॉट डिस्चार्ज, लेटर ऑन इट वॉज डिस्चार्ज, बट डिस्चार्ज इन अ वेरी अनकंट्रोल्ड मैनर। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो स्लूसेस बंद थे, खुले ही नहीं, उसके बाद जब खुले तो फिर बंड्स ब्रीच हो गए, है ना। तो ऑथर ने यही कहा है। दूसरी चीज ऑथर ने कही है कि एंटीक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हैदराबाद का या किसी भी जगह का, अभी देखो हैदराबाद की बात चल रही तो हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एंटीक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1920 में डेवलप किया गया था हैदराबाद का जो ड्रेनेज सिस्टम है।
जब 1920 में डेवलप किया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो नए पार्ट ग्रो करेंगे सिटीज के, वहां पे ओरिजिनल बिल्टअप पे नहीं मिलेगा, तो आपको नया फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो वही चीज ऑथर ने बोली है कि इतने फ्लड आ चुके हैं, 1908 में फ्लड आया, 2001 में फ्लड आया, 2005 में फ्लड आया, और अभी 2020 में आया। तो ऑथर ने यही कहा है कि आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर आपका प्रॉपर जो सिटी का डेवलपमेंट है, जो प्लान होना चाहिए, वो कहाँ नहीं है ना। तो आपको प्लान डेवलपमेंट करने की जरूरत है सिटी का, वो चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ऑथर ने वही कहा कि आपको ये देखना है कि कहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, एंड देन आपको उसको प्रॉपर करना है ना। ऑथर इसके बाद मूव करता है कि तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको नेसेसरी सपोर्ट देना है टू द इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स। जो इकोलॉजिकल सपोर्ट आपको वेटलैंड्स को देना है वो बहुत जरूरी है। कई जगहों पे हमने देखा है कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं किया जाता, वेटलैंड्स की कोई वैल्यू ही नहीं समझी जाती, जबकि वेटलैंड्स हैं जो कि स्पॉन्जेस की तरह काम करते हैं। आगे जो मैं बताऊंगा स्पॉन्ज सिटीज मिशन क्या है, एक्चुअली वेटलैंड से ही रिलेटेड है वो। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है इसको एब्जॉर्व करने का काम करते हैं और आपके एक्विफर्स तक पानी पहुंचाते हैं। तब जब पानी की कमी आती है तो फिर यही वाटर दोबारा पानी बन के आता है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि वी नीड टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ अवर वेटलैंड्स। कैसे मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं? बाय इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके। किसी एक व्यक्ति का टास्क नहीं है, दिस इज नॉट द टास्क ऑफ अ सिंगल पर्सन। ऑथर ने वही कहा है कि हमको सिटीज को परमिएबल बनाना है। देखो परमिएबल यानी कोई चीज ऐसी जो कि एब्जॉर्व कर ले, आने दे, पास होने दे। तो अर्बन फ्लड्स को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको परमिएबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि सिटीज आपकी परमिएबल हो। और वो परमिएबल कब होंगी? जब ज्यादा से ज्यादा वेटलैंड्स वहां पर होंगे, इस तरीके के एरियाज वहां पर होंगे जो कि वाटर को, जो एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्व करके अपने अंदर रख लें, और जब जरूरत पड़े तो आप वहां से पानी पुल आउट भी कर लो, ठीक है ना। लेकिन जो वेटलैंड्स है ये केवल आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रख सकते। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। वी नीड अ मिशन दैट मिटिगेट्स फ्लड रिस्क एंड प्रोवाइड्स अ पाथवे टू वाटर सिक्योरिटी। तो हमको एक ऐसा मिशन चाहिए जो कि फ्लड रिस्क तो कम करे ही करे, प्लस वाटर सिक्योरिटी को भी बढ़ाए। जैसा मैंने बताया आपको कि वेटलैंड्स जो होते हैं वो स्पॉन्जेस की तरह काम करते हैं। तो स्पॉन्ज क्या होता है? पानी एब्जॉर्व कर लो, लेकिन जब उसको दबाओ तो वो पानी छोड़ भी देता है ना। तो स्पॉन्ज के जैसे, तो यही ऑथर ने कहा है, दिस इज द आइडिया ऑफ स्पॉन्ज सिटीज। स्पॉन्ज सिटीज का आइडिया यही है। स्पॉन्ज सिटी का आइडिया है टू मेक द सिटीज मोर परमिएबल सो दैट दे कैन होल्ड मोर वाटर विच फॉल्स अपॉन देम। एंड जब स्पॉन्ज सिटीज एब्जॉर्व करेंगे ज्यादा वाटर तो एक्विफर्स भरे रहेंगे, और एक्विफर्स अगर भरे रहेंगे तो वाटर सिक्योरिटी भी रहेगी। जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी तो वो अवेलेबल रहेगा। अब ऑथर ने कहा है कि इसको अगर आपको करना है तो ये मिशन मोड में होगा, जैसे अमृत मिशन हुआ था, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपका हृदय स्कीम बोला जाए तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो था वो हृदय स्कीम थी। तो ऑथर ने वही कहा है कि इन सब चीजों को अगर आप देखो तब आपको समझ में आता है कि क्या किस तरीके से आप सिटीज को बचाते हो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड आइडिया, चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा है कि ओवरऑल सम अप अगर हम करें तो पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ वेटलैंड पॉलिसी। प्रॉपर वेटलैंड पॉलिसी बनाओ और वेटलैंड्स को डेवलप करो, लेक्स को डेवलप करो, जो शैलो एंड्स है उनको डेवलप करो। आप उनको डेवलप इन द सेंस उनको बचाओ, उनको प्रोटेक्ट करो। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे एक्ट बोथ एज अ स्पॉन्ज, दे एक्ट बोथ एज अ सिंक ऑफ वाटर एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वाटर एज वेल, ठीक है ना। तो एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, और जब पानी कम हो तो उसको वाटर देने की कैपेबिलिटी भी है। दूसरा चीज की वाटर शेड मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान। दिस इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट रिटन। आपको अपने स्टेट का, अपने लोकल जो भी आपका एरिया है उसका एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, प्रॉपर इमरजेंसी ड्रेनेज प्लान होना चाहिए। दोनों इवैक्यूएशन भी और ड्रेनेज का, दोनों का प्लान प्रॉपर होना चाहिए। तो वही चीज ऑथर ने कही कि वी शुड एक्नॉलेज दैट इट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो, जो कि इन्वॉल्व रहती है वहां पे उनको इन्वॉल्व करो। दूसरी चीज, एंड वी मस्ट नॉट अलाउ नेचर, ह्यूमन कंडक्ट एंड अर्बनाइजेशन टू बी मिस्टिफाइड एंड रेंडर्ड एज ट्रांस हिस्टोरिक विलेंस। मतलब कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं हमारे एक्ट्स पे। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब नेचर है वो अपने आप काम कर रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसे ही वो नेचर एक्ट करेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, ठीक है ना। अच्छा आर्टिकल था।
साइंस ऑफ मानसून में बेसिकली ये आर्टिकल वही है कि मानसून जो इसमें एक्चुअली लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात इसमें आई थी, लेकिन मैंने दोनों को मर्ज कर दिया, लॉन्ग पीरियड एवरेज आपको बता दिया है इसमें। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बोली कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन द सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास पैसा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो और वेदर को सिमुलेट करने की कोशिश करो, फोरकास्ट को प्रॉपर करने की कोशिश करो। और आपको पता रहना चाहिए कि वैगरीज ऑफ नेचर कैसे चेंज हो रही है, किस तरीके से पानी गिरेगा, ज्यादा गिरेगा, कम गिरेगा। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है बेसिकली, तो आप एक ज्यादा बेटर प्लानिंग कर सकते हो, ज्यादा बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हो। तो ऑथर ने कहा है कि ज्यादा बेटर अगर आपको डिजास्टर को मैनेज करना है, सारी चीजें करनी, तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज पता होनी चाहिए, है ना। और जब ये चीज आपको पता चलेंगी तभी आप किसी तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच वर मेंशन्ड बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंडियन इन अमेरिका। यहाँ पे बस एक फैक्ट बता दूं आपको कि इंडियन अमेरिकन जो है बेसिकली वो लगभग 4.16 मिलियन है। सिटीजनशिप 22.6 मिलियन को मिली है। दे कंप्राइज 1% से भी कम रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो इंडियन अमेरिकन है, 1% से भी कम। लेकिन दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं अभी भी। एंड देयरफॉर जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही उनको लुभाने में लगे हुए थे कहीं ना कहीं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर इन दिस न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वो फैक्ट याद रखना। आगे देखो न्यूज है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज किक ऑफ नेक्स्ट वीक। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीक किक ऑफ होगी। तो यहाँ पे न्यूज है, मैंने लिख ली है, आंध्र प्रदेश कोस्ट में ये होगी। इट विल बी इन आंध्र प्रदेश कोस्ट। और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कब स्टार्ट हुई थी ये एक्सरसाइज, तो ये स्टार्ट हुई थी 1992 में स्टार्ट हुई थी, है ना। और क्वाड ग्रुप जो था वो 2007 में बना था। 2007 में क्वाड ग्रुप बना था। तो 2007 के बाद पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस उसमें मिलिट्री साइज में भाग लेगा। ठीक है ना। इसमें कुछ फेजेस में इंक्लूड होंगे। जैसे फेज 1 मालाबार में यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस जॉन मैकेन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बोलते हैं यूएस मैकेन को। देन ऑस्ट्रेलिया का लॉन्ग रेंज फ्रिगेट HMAS बेलाराट। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि HMAS बेलारत क्या है, तो HMAS बेलाराट इज ऑस्ट्रेलियाज लॉन्ग रेंज फ्रिगेट। फिर MH-60 हेलीकॉप्टर्स, जापानीज डिस्ट्रॉयर जो है ओनामी, जापानीज डिस्ट्रॉयर ओनामी भी इन पे पार्टिसिपेट करेगा विद इंटीग्रल SH-60 हेलीकॉप्टर। तो जापानीज ओनामी विद SH-60 हेलीकॉप्टर, ऑस्ट्रेलियन HMAS बेलारत विद इंटीग्रल MH-60, यूएस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन मैकेन, और इंडिया की तरफ से डिस्ट्रॉयर आएंगे INS रणविजय, स्टील फ्रिगेट आएगा INS शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल INS सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप INS शक्ति एंड सबमरीन INS सिंधुराज। तो ये इंडियन साइड से रहेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। मालाबार एक्सरसाइज 1992 से स्टार्ट हो गई थी, 2007 में क्वाड ग्रुप बना था। ये पहली बार है 2007 के बाद जब इसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर। आगे मूव करें, CPCB फ्लैग्स पॉल्यूशन कंट्रोल एट रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे CPCB ने कहा है भैया कि रेलवे स्टेशन को कि आप एक मॉडर्न इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाओ टू कंट्रोल एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो 3 मेजर पोल्यूशन है जिसकी रेलवे स्टेशन के पास रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आप ये कहा है रेलवेज को कि आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाओ विच विल बी कंट्रोलिंग दीज पोल्यूशन टाइप्स, एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। ठीक है। तो CPCB हैज कॉल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट कमिटी, एक जॉइंट कमिटी बनाने के लिए कहा है। दैट जॉइंट कमिटी विल बी कंप्राइजिंग ऑफ रेलवे एंड स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, और उनको कहा है कि आप ऐसा प्लान बनाओ। और नॉइज पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा एक बड़ा मेजर कंसर्न है इन द स्पेशली इन द रेलवे स्टेशन एंड ऑल। तो इस कारण से बेसिकली CPCB ने कहा। CPCB का अगर आपसे फॉर्मेशन पूछे तो 1974 में वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, उसके थ्रू बना था। 1981 में एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट भी इसके अंदर आ गया था, इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो रिपोर्ट हैंडओवर करेगा 9th ऑफ नवंबर को। उसमें GST कंपनसेशन के बारे में भी रहेगा। और इस बार की जो 15th फाइनेंस कमीशन को NK सिंह हेड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखेगा। एक और न्यूज थी जो हिंदू के अलावा आई थी, इंडिया टेस्ट फायर्स एयर लॉन्च्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसे पहले तो सुपरसोनिक, और ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना, जो मैक 1 होती है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है, मैक 1 बोलते हैं उसको, मैक MACH मैक 1।
स्पीड ऑफ साउंड होती है। अब अगर मैक 1 से कम है स्पीड तो सबसोनिक, मैक 1 के बराबर है कोई चीज तो ट्रांससोनिक, मैक 1 से मैक 5 तक है तो सुपरसोनिक, और मैक 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। तो ये डिफरेंस याद रखना। अब इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे एयर लॉन्च्ड वर्जन जो है ब्रह्मोस मिसाइल का, ब्रह्मोस 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म से है ब्रह से है ब्रह्मपुत्रा, मॉस से है मॉस्कोवा। ये दोनों रिवर्स हैं, रशिया की रिवर है मॉस्कोवा, ब्रह है आपकी ब्रह्मपुत्रा इंडिया के साइड, इनके मिक्सचर से बना है। अब ये जो मिसाइल है इसका एयर वर्जन लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, एयर फायर्ड लॉन्च किया गया था। तो न्यू वर्जन ऑफ सरफेस टू सरफेस सुपर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, सरफेस टू सरफेस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। एंड इट इज ब्रह्मोस के अलावा एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी टेस्ट की गई थी। एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1। तो रुद्रम 1 जो है वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, याद रखिएगा। रुद्रम 1 जो है दैट इज प्लान्ड टू बी इंडक्टेड इनटू सर्विसेज बाय 2022, 2022 तक उसको सर्विस में इंक्लूड कर दिया जाएगा रुद्रम 1 को। ब्रह्मोस एयर स्पेस जो है इट्स एन इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर, ब्रह्मोस एरोस्पेस इज एन इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर। इट प्रोड्यूसेस द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड और फ्रॉम लैंड प्लेटफॉर्म्स। तो इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस एरोस्पेस, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया जाता है फ्रॉम सबमरीन्स, शिप, एयरक्राफ्ट और फ्रॉम लैंड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया ने और सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। तो न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल, याद रखिएगा, न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का भी टेस्टिंग किया गया। रुद्रम 1 का सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये रुद्रम 1, ठीक है ना। एंड इट इज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और न्यूज थी, क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑन द राइज। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का कहना है कि क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज ऑन द राइज। तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं, इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडिटर्स, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, लीडिंग जर्नलिस्ट, जो कि कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, कॉमन डेडिकेशन शेयर करते हैं फॉर क्वालिटी जर्नलिज्म एज वेल एज जो थ्रेट टू जर्नलिज्म है उसको दूर करने की बात कोशिश करते हैं, फ्री और क्वालिटी जर्नलिज्म लोगों को प्रोवाइड हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है। इट इज वियना बेस्ड, तो वियना बेस्ड इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, याद रखेगा। इसने अभी एक रिपोर्ट निकाली है, डेथ वॉच, IPI's डेथ वॉच। उसमें इन्होंने बताया कि कितने लोग कहाँ मर गए, कितने जर्नलिस्ट। तो उसमें सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो अमेरिका में हुई है, फिर मैक्सिको, हॉन्डुरस, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, ग्वातमाला, हैती, पैराग्वे। इंडिया में बताया कि 2 जर्नलिस्ट जिनकी इंडिया में भी डेथ हुई। तो ये ऑथर ने यहाँ पे चीजें बताई है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रिवीजन कर देते हैं एक बार जल्दी से आपका। तो सबसे पहले हमने देखा था इंपोर्टर्स विल नॉट बी जो इंपोर्ट बैरियर्स हैं दे विल नॉट बी परपीचुअल, इसके बारे में मैंने आपको बताया। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे। मैप ऑफ द डे में मैंने टर्की आपको पूरा दिखाया जो फिजिकल है, उसमें आपको कोरोग्लू माउंटेन्स, एनाटोलिया प्लेटू, टॉरस माउंटेन, पॉन्टिक माउंटेन्स, और यहाँ पे डार्डेनल्स, सी ऑफ मार्मरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, नीचे मेडिटेरेनियन सी ऑफ क्रेट हो गया, यूफ्रेट्स, नीचे आपको टिग्रिस भी दिख रही होगी, वो तो आर्मेनियन हाईलैंड्स भी दिखा आपको, आर्मेनियन हाईलैंड्स नीचे वाले मैप में दिखाया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में, मैंने आपको IPI इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। फिर मैंने आपको एक और न्यूज़ बताई, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बताया। फिर आपको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में बताया, उसमें रुद्रम बताया, उसी में शौर्य बताया, लॉन्ग पीरियड एवरेज बताया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।